अकबर के ज़माने में बल्कि आप देखें तो चंबा से देवदार की जो लकड़ी भाई बचपन में हमने आपका दूरदर्शन पाकिस्तान में आता था। आप सबको पता है पाकिस्तान घूमने गया, डिफरेंट कंट्री बन गए। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करा तो ऐसा लगा ये तो यार अपना ही देश है, अपने ही लोग हैं, अपनी तरह बात कर रहे हैं। इंडिया के बारे में पढ़ा, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोल के मेरे बारे में। जैसे ही मैंने बॉर्डर क्रॉस करा तो और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के तहसील गुजर खान से है। कि एक रिवर जो मैं इंडिया में देखता था तो वही रिवर फिर मैंने जाके क्रॉस करके बॉर्डर देखी वहाँ। नमस्कार दोस्तों, बिस्ट प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एक नई सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, पार्टेड नेबर्स पार्टेड फ्रेंड्स। तो इस सीरीज के पीछे जो मकसद है वो ये है कि कैसे हम टेरिटोरियली अगर हम कहीं किसी से सेपरेटेड है बट कैसे हम कल्चरली सिमिलर हैं। तो उसी सिलसिले में आज मैं हूँ अपने बड़े खास भाई, खास मेहमान ज़ीशान भाई के साथ। ज़ीशान भाई, गुड मॉर्निंग संदीप भाई, कैसे हैं आप? बस थैंक यू वेरी मच इस -4 डिग्रीज में आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। क्यों नहीं, आपका प्यार, आप बुलाएंगे तो हम नहीं बस -40 पे भी आएंगे। अरे थैंक यू वेरी मच ईशान भाई। ईशान भाई को मैं पिछले 8 साल से जानता हूँ और इस टॉपिक में मुझे ऐसा लगता है कि ईशान भाई से अच्छा कोई मेरे को वक्ता मिल नहीं सकता। ईशान भाई थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। जी, मेरा नाम ज़ीशान ताज मिर्ज़ा है। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के तहसील गुजर खान से है और मैं 20 साल से यहाँ यूके में हूँ। और संदीप भाई के साथ भी मेरा भी करीबन 8-10 साल से हम दोनों इकट्ठे इसी बात पे बात करते थे जो हम दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक सिमिलरिटीज हैं। उसकी वजह ये है कि संदीप भाई बचपन में हमने आपका दूरदर्शन पाकिस्तान में आता था, टीवी हमारा आता था, एक दूरदर्शन आता था, वो देखा तो अंदर एक होती थी कि यार इंडिया कैसा है, ड्रामे देख के, फिल्में देख के। तो उस चीज ने ना एक अंदर जब हमारा वो स्कूल कॉलेज का जमाना था तो हम फिर पढ़ते थे, तो उसमें थोड़ा सा हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा, इंडिया के बारे में पढ़ा, कुछ अभी ये दोनों कंट्री एक थे ब्रिटिश राज में और उससे पहले। तो बस इसी वजह से जानो वो आपके साथ जब भी डिस्कशन होती है ये फिर बात एंडलेस डिस्कशंस होती हैं, एंडलेस। और कई बार ऐसा होता है कि ये मेरे को कोई बात बताते हैं, अगर मैं बोलूं हिंदू कल्चर के बारे में तो मैं दूसरे फोन पे देखना शुरू करता हूँ कि यार सही है, हाँ वाकई में सही निकलता है तो जो मुझे भी नहीं पता होता। तो आप अभी पाकिस्तान गए थे, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? भाई बड़ा मजा आया। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करा तो ऐसा लगा ये तो यार अपना ही देश है, अपने ही लोग हैं, अपनी तरह बात कर रहे हैं। एक मतलब एक एक्सपीरियंस था और इतना ज्यादा लोग आएंगे जाएंगे, आई थिंक मुझे लगता है कि एक दूसरे के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं वो चीज़ें कम होंगी। पर मुझे तो बहुत अच्छा प्यार मिला, टचवुड। तो कैसा लगा आपको लाहौर सिटी, कैसा लगा रावी, कैसा लगा आपको? आप देखे आज अरे वाह, तो रावी को भी याद कर लेते हैं। लाहौर जो है वो दिल्ली की तरह है बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगा कि शायद जिसने भी बनाया होगा वो दिल्ली की तर्ज पे ही लाहौर को बनाया होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर सिटी का वैसी है। बात करी रावी के, रावी रिवर जो है हिमाचल से निकलती है। रावी वाले एरिया में 2-3 बार गया हूँ जहाँ रावी इससे पहले मैंने हिमाचल में देखी थी। और आपको मजे की बात बताता हूँ, रावी जहाँ से स्टार्ट होती है उस टाउन का नाम है मुल्तान। अच्छा, मुल्तान बोलते हैं। जैसे मैंने जैसे कांगड़ा का सुना था तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता था। अच्छा, ये मतलब मुल्तान। मैं बड़ा हैरान, मैं मुल्तान तो पाकिस्तान में भी है, तो हमारे दिल्ली में मुल्तान से बहुत लोग हैं। अच्छा। तो रावी जो है उसका असल नाम वो इरावती है। जी। और फिर बाद में वो धीरे धीरे लोगों ने अपने हिसाब से उसको रावी कर दिया। असल में इरावती जो है वो संस्कृत वर्ड है। हाँ जी। और उसका जिक्र मैंने पढ़ा था कि आपके पुराने वेदास में भी मिलता है जी। और ये जो है हिमाचल से निकलता है, कांगड़ा के मुकाम से। और बेसिकली ये जो है ना मिड हिमालयस है, ग्लेशियर्स में से ही आता है। फिर ये आपके कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर्स के साथ साथ होता हुआ पाकिस्तान में ये तकरीबन सियालकोट शकरगढ़ के पास से ये पाकिस्तान में ये दाखिल होता है। पर काफी लंबा रास्ता है इसका वो भी है, जो पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे ही है, मतलब बॉर्डर इसी पे है। ये बॉर्डर पे जो है ना जिगजैग भी मूव करता है, वहां से आने के बाद इंडिया आता है, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया। फिर इस तरह करता हुआ ये लाहौर की तरफ आता है। जी। और लाहौर के किनारे आप ये समझ लें कि मुगल बादशाहों को इसने जो है ना अपने जादू में, सहर में, उर्दू में हम बोलते हैं, मिसमराइज किया। और इसी वजह से मोल लिया तो उन्होंने बारादरी बनाई दरिया में। आपने देखी हो बारादरी, बिल्कुल मिडल रिवर है वो। अच्छा। जब बादशाह शाम के वक्त जब उसका दिल करता था कि रावी जाऊं तो वहां आके बैठता था। तो ये इसने हुक्मरानों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। और ये भी इसके बारे में लाहौर के बासी बताते हैं जी कि ये दरिया जो है ना जब बिभरता था तो लाहौर के अंदर एक पुराना ही आप कह लें मजार है, सैयद अली अजवेरी। अच्छा, जो दादा दरबार बोलते हैं। तो अब ये भी लाहौर में कहावत है जी कि जब भी बिफरा लेकिन रावी ने उनके मजार का अदब किया और सीढ़ी से टकरा के वापस चला गया। क्या बात करो, क्योंकि दरबार से तो बहुत दूर है रावी ने वक्त के साथ साथ ना अपना जो वो जगह चेंज की है। तो ये पहले बिल्कुल लाहौर के पास से ये दरबार इसके पास से ये गुजरता था। वक्त के साथ साथ ये थोड़ा सा दूर हुआ। तो जो मौजूदा रावी है वो नई जगह पे है। मैं शाही किला गया था तो वहाँ पे वो दीवारें थी, तो उसकी इंस्टॉलेशन
का काम चल रहा है वहाँ। तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट इंजीनियर थे वजाहत अली जी, उन्होंने बताया कि रावी यहाँ से निकलती थी। तो आई थिंक आप सही कह रहे हो, वहाँ से दाता दरबार शायद 1 किलोमीटर ही है। जी एग्जैक्टली, इतना तो ज्यादा दूर नहीं हाँ, है, हाँ। 1-2-3 किलोमीटर आप ठीक कह ठीक लें। ठीक, हाँ जी। तो इसके पास ही जारी बात है, वो दरिया का रास्ता एक होता है, तो वो हाँ जी, किले हाँ, से हाँ। भी वो दरिया से होके गुजरता था। पर कल्चरली मुझे ऐसा लगा कि लाहौर के कल्चर में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है रिवर रावी का। जैसे वहाँ पे अक्सर लोगों की बातों में रिवर रावी का जिक्र आता है, या जो कहावतें हैं, या पंजाबी पोइट्री में मिलेगा। जी हाँ, ऐसा ही है कि लाहौर का जो अगर आप जिक्र करेंगे तो वो रावी के बगैर जो मुकम्मल अधूरा नहीं रहेगा। होगा, हाँ जी, अधूरा ये रहेगा। मैंने देखा। तो यही सिमिलैरिटी मेरे को दिल्ली में भी, जैसा आप होता है ना रिवर यमुना के बराबर में, तो दिल्ली और यमुना नदी, जैसे हम दिल्ली के स्लैंग में बोले तो जमुना बोलते हैं, तो उसके बिना जैसे दिल्ली अधूरी है। बिल्कुल। तो वही मुझे वहाँ लगा ऐसा। अच्छा, तो जिशान भाई, जैसे यमुना नदी के बारे में तो बताया मैंने, और रावी की सिमिलैरिटी, एक और सिमिलैरिटी है, बहुत सारे ट्रेडर्स जो थे वो उस टाइम का जो भी यूनाइटेड इंडिया या एक पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था, तो ट्रेडर्स क्या करते थे, वो अनाज या कॉटन, सूती जो होता है पतला सूती, वो लेकर आते थे और वाया रावी फिर वो इंडस रिवर में जाते थे, सिंधु नदी में। वहां से फिर वो आज के अरेबियन सी में जब जाके वहां से पोर्टिंग करके और फर्दर जहां उनको ट्रेडिंग के लिए जाना होता था वहां जाते थे। तो उनका ये मानना था कि वाया लैंड जाना थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा लंबा है और टाइम ज्यादा लगता है, वाया रिवर इट वाज वेरी इजी टू गो। नहीं भाई, ये जो है ना रिवर के जरिए जो अगर आपकी ट्रेड का देखें तो ये अकबर के जमाने तक जाता है। अकबर के जमाने में बल्कि आप देखें तो चंबा से देवदार की जो लकड़ी तो इसी रावी के जरिए बहा के मेन जो सिटीज थे वहां तक लाई जाती थी। पुराने जमानों में आप देखें जो घरों के पिलर बीम ये देवदार की लकड़ी से बनते थे। ये लकड़ी बड़ी मजबूत होती थी। तो हमारे घरों में भी जो पुराने हमारे घर हैं, यही लकड़ियां हमने बचपन में देखी हैं जब हमारे घर के वो पुराने बने हुए थे सिस्टम। अच्छा, ये हमारे भी अब गाँव में देखोगे जो बीम होती थी, जी जी, तो वो सारे देवदार की लकड़ियों से बनते थे। एग्जैक्टली। और अकबर के जमाने में ये था कि बहरी जहाज, मतलब बड़ी कश्ती आप कह लो, रावी में चलती थी और उसी के आप जो बता रहे हो ट्रेड जो हाँ। ये इंडस रिवर तक जाती थी और वहां से आगे अरेबियन सी तक जाती थी। बल्कि एक मशहूर अकबर के जमाने में ठट्ठा के एक हुक्मरान थे, अच्छा, मिर्जा जानी। अच्छा, मिर्जा आपके ही पूर्वज हुए वो तो। बस हम भी मिर्जा, वो भी मिर्जा। वैसे भाईजान भी हमारे मिर्जा हैं। मुगल भी मिर्जा थे। बहरहाल तो उसने जानो बगावत कर दी थी अकबर के खिलाफ। तो फिर अकबर ने कश्तियों में यहाँ से फौज लड़ने के लिए जो एम्युनिशन वगैरह जो था वो भेजा, उस बगावत को खत्म किया और मिर्जा जानी को अरेस्ट किया और फिर रावी के जरिए ही वापस उसको लाहौर लेकर। अच्छा, तो ये जो है ना वो इसमें एक मैंने कहा ऐड कर दूं थोड़ा सा। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट, रेफरेंस ऑफ पॉइंट है कि देखो तो मतलब कि उस जमाने में अकबर के जमाने तक जो है रावी के ऊपर लोग ट्रेड और जो एम्युनिशन वगैरह इवन के उसको एज ए आप कह लें वॉर टैक्टिक्स के ये भी इसको यूज होता थे। था। हाँ। तो ये था तारीख में। अच्छा, मैंने भी एक चीज देखी है कि हम लोग भी जैसे नदियों में पूजा पाठ की सामग्री होती है या जैसे हम मछलियों के लिए कुछ डाल देते हैं, हमारा ये मानना होता है भाईजान कि हम जैसे पूजा पाठ करी वो जो सामान है, फूल हुए, वो हम ऐसे कूड़े में नहीं फेंकते क्योंकि कूड़ा गंदा होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको नदी में डाल देते हैं। तो पहले क्या होता था कि वो नदी बहा के ले जाती थी, बट फिर अब पॉपुलेशन इतनी हो गई है तो हर कोई डालता है, तो वो जाता है। ये चीज मैंने वहां भी देखी कि लोग पुल पे खड़े होते हैं और वहाँ लोग मीट बेच रहे थे। एक से पूछा मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, तो वो ये होता है कि हमारे यहाँ मतलब इस्लाम में है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है जी जी, तो आप सदका दें। हाँ हाँ, और सदके से जाना वो आपकी बलाएं टलती हैं। तो वो उसमें लोगों के फिर मुख्तलिफ तरीके हैं। तो मोस्टली जो लोग ये करते हैं वो ये उनका मानना है कि दरिया में जो मछलियां हैं उनको फीडिंग करने से या दरिया किनारे जो परिंदे हैं उनको फीडिंग करने से, उनकी दुआ लेने से आपकी मुसीबतें टलती हैं, अल्लाह राजी होता है। तो फिर वो उस सेंस में आपने देखा होगा तो वो गोश्त लेके लोग खड़े होते हैं, हाँ जी आपने को सदका देना है। हाँ। तो फिर वो सदका ये होता है कि बस वो जिसकी किसी के आपसे वार के हाँ। तो मैंने दरिया में वो गोश्त फेंक दिया, मछली ने खा लिया, किसी परिंदे ने खा लिया, जिसका सदका उतारा उससे वार के उसको। हाँ। जैसे आप कहते हैं कि पूजा के फूलों के वो अदब किया जाता है, तो ये किस्म की वहाँ पे भी हम भी जैसे नदियों में क्या होता है, जैसे अनाज डाल देते हैं, जैसे नदी के किनारे जो परिंदे होते हैं उनके लिए हम डाल देते हैं। पानी तो वहाँ बहुत है लेकिन उनके लिए हम अनाज डाल देते हैं। तो आपको देखेंगे अक्सर कि बाजरे के बीज लेके लोग नदियों के किनारे उनको डालते हैं, मछली भी खा लेती है। आपको याद नहीं, मैं खुद यहाँ थेम्स के किनारे बतखों को और मछली डालने के लिए आता और आप भी आते थे। मैं भी आया हूँ। शान भाई ने एक बार ऐसी कहा कि चलो चलते हैं थेम्स किनारे, फिर वहाँ पे फिर सरवार्थ मेरा बेटा उसको बड़ा पसंद आया और वो तो अक्सर आता था उस टाइम पे। अच्छा संदीप भाई, आपको ये भी मालूम है कि अंग्रेजों ने ना जाने से पहले हिंदुस्तान में जब तो थे 1909 में, उस वक्त उन्होंने एक सिंध बेसिन प्रोग्राम बनाया था। हाँ, बनाया था, जिसके तहत उनका प्लान ये था कि वो पंजाब को ना एज ए वेयर हाउस यूज करेंगे, क्योंकि पंजाब में मोस्ट ऑफ द ग्रेन
फसलें होती थी, उपजाऊ जमीन है। हाँ जी, जरखेज जमीन थी। तो उन्होंने ये प्लान किया कि एक तो पंजाब को हम वो इसका गोदाम बनाएंगे पूरे बड़े सगीर का, सब कॉन्टिनेंट का। ठीक। दूसरा उन्होंने ये उस प्लान के तहत था कि जो दरिया हैं उनको एक दूसरे से जोड़ा जाए, तो उन दोनों दरियाओं के दरमियान जो एरिया था वो भी, उसको भी पानी मिलेगा नहर के जरिए। और इस तरह उन्होंने कुछ छोटे बड़े, मेरे ख्याल में 24 के करीब नहरें बनाई थी। इसके अलावा डिफरेंट बैराज बनाए, बल्कि 1932 में उन्होंने सखर बैराज जो है वो कंप्लीट करके उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि दिस इज द बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। इनका क्लेम भी नहीं था, वाकई ये इतना बड़ा नारी निजाम था। इसके जरिए उन्होंने बहुत से एरिया को जो है ना वो पानी के काबिल बनाया था, पानी वहां तक पहुंचाया। इसी को देखा जाए तो लेटर पाकिस्तान, हिंदुस्तान जब अंग्रेजों से अलग हुए, डिफरेंट कंट्री बन गए, तो इसी सिंध जो बेसिन प्रोग्राम था उसी के तहत 1960 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वर्ल्ड बैंक के जरिए जो है ना सिंध बेसिन एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत जो पानियों की तकसीम हुई। तो आपको पता है जीशान भाई, हमारे पंजाब में दोआबा रीजन है, तो वो भी रावी के किनारे है और काफी उपजाऊ है। और के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो रावी नदी है वो उनकी लाइफलाइन है। असल में संदीप भाई, जो दरिया के किनारे जो लोग बसते थे वो ज्यादातर उनकी जो ना जरिया माश हम लोग बोलते हैं, ऑक्यूपेशन था या उनका, ठीक, वो यही था कि खेती बाड़ी करना जी, अनाज उगाना, और यही उनकी जो है ना आप कह लें मईशत की रीढ़ की हड्डी थी, मतलब उनकी जो इकॉनमी थी इसी से चलती थी। तो ये दोआबा का एरिया हो गया, इसके किनारे बसने वाले लोग जो थे मोस्टली वो अनाज उगाते थे अपने लिए, दूसरों के लिए। अच्छा जीशान भाई, मैंने ना एक चीज और नोट करी कि जैसे अगर हम जमुना नदी के किनारे देखें, 7000 साल पुराना किला दिल्ली का, गौरी शंकर मंदिर हुआ, जामा मस्जिद हुई, लाल किला हुआ, तो वो भी जैसे नदी के किनारे। फिर आप आगे नीचे जाओ थोड़ा और, आगरे का किला हुआ, ताजमहल हुआ, मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वो भी नदी के किनारे है। तो ये कोई एक सिग्निफिकेंस रहा होगा मेरे को लगता है पुराने लोगों में कि यहाँ लाहौर में भी आप देखें, हाँ, रावी के किनारे किला है, हाँ, मस्जिद भी वहीं पे मस्जिद है, भी वहीं है, हाँ। ठीक है जी। तो ये मैं समझता हूँ शायद उस वक्त के जो हमारे रूलर थे उनको दरियाओं की जो है ना अहमियत का पता था। हाँ। शायद वो समझते थे कि किसी न किसी तरीके से दरिया के किनारे रहने से वो उसको किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ। या दरिया के किनारे रहने से सैलाब भी पता आपको बहुत ज़्यादा, तो सैलाब भी जो है ना वो एज ए प्रोटेक्शन इस्तेमाल होता था कि दरिया में बाढ़ आई है, दुश्मन की फौज अगर अटैक कर रही है तो दे कांट क्रॉस द रिवर। ये भी एक था उसमें कि उसको डिफेंस के व्यू पॉइंट से भी अगर आप देखते हैं तो उस तरह भी वो थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इतने बुद्धू नहीं थे, हाँ, लेकिन बस वो कह लें कि किस्मत में वक्त में जो लिखा होता है वो होके रहता है। लेकिन हम लोग जो है नदियों एज अ होली मानते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन में देख लो अपने सब कॉन्टिनेंट में, तो हम नदी को नदी नहीं मानते। तो अब आप देखिए जीशान भाई कि हम अपने यहाँ पे नदियों को माँ मानते हैं, मुकद्दस मानते हैं, और ये भी है देखो नदी, जिसको ये सिर्फ नदियां मानते हैं, इनके लिए सिर्फ नदी है। और हालात देखो आप, यहाँ कितना मजा आता है और अपने वहाँ। असल में हमारे लिए आप कह लें बदकिस्मती कह लें कि जो है ना वो मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है ना हमारे जो वो नदियां जो वो या दरिया जो है वो पोल्यूटेड हो रहे हैं, और कोई जो सिटी का वेस्ट सारा नदियों में आ रहा है। तो जिस वजह से अब असल में ये दरिया जो थे खूबसूरत थे, उस वक्त आबादियां कम थी इनके किनारों, और ये इस तरह इतने मैस पॉपुलेशन जब रहती है, वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना उसके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं समझता हूँ कि यही एक प्रॉब्लम है जिस वजह से हमारे दरिया जो है। तो दोस्तों, क्योंकि तो मैंने वहाँ जाके खुद एक्सपीरियंस किया कि एक ऐसी नदी जो इंडिया से जाती है बहती हुई, और फिर वो लाहौर जो एक बड़ा शहर है वहां से होती हुई जाती है। एक सिमिलर कल्चर वहाँ पे मेरे को दिखा, एक थोड़ी सिमिलैरिटीज मेरे को वहाँ पे दिखी। जैसे हम दिल्ली में देखते हैं नदी को, वैसी जैसे मजाक में स्लैंग में बोलते हैं कैसे लाहौरिये भी देखते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज इसको देखें और अपने व्यूज शेयर कीजिए। अगर कोई चीज आपको लगती है कि हम उस पर टॉपिक पे डिस्कशन करें तो आप प्लीज कमेंट में हमें बताइए। और रिशान भाई, एंड ऑफ द डे थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम, क्योंकि इतनी ठंड में आए हैं आप। और ठंड की तो बात, ठंडा मौसम है इस मुल्क का, तो ठंड चलती रहेगी। ठंड तो यहाँ का वो आज की जो आपके साथ बातचीत हुई उसको मुझे बहुत मजा आया। आई होप आगे हम बिल्कुल हम लेके मिलेंगे और अपने जो है ना व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाएंगे। हाँ, तो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि द मोर यू ट्रैवल द मोर यू लव पीपल, और दो चीजें आपको हमेशा बांध के रखती हैं, म्यूजिक एंड फूड। तो हम आगे चल के फूड पे भी बात करेंगे, क्यों नहीं, म्यूजिक पे बात करेंगे। आई थिंक ये तो ऐसी चीजें हैं जो जिन्होंने बहुत बॉन्डिंग हम लोगों के बीच में जो है, सही है, सही है, तो उस पर हम बात करेंगे। और आप प्लीज बने रहिएगा, और थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।